देखो मेरे भाई, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आप लोग का एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, स्टेट जेई हो, या फिर आप लोग का स्टेट एई का एग्जाम हो, तो सभी एग्जाम को टारगेट करके मैं लेक्चर आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ। कंप्लीट सोइल मैकेनिक्स से आप लोग के न्यूमेरिकल रहने वाले हैं और बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आप लोग को एग्जाम की तैयारी के लिए। ठीक है, हम डिटेल में कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। अगर आप लोग चाहो तो पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस देख करके आप खुद से भी बना सकते हो, या फिर मेरे साथ जो है वो कॉन्सेप्ट भी सीख सकते हो। हम पूरा एकदम पोस्टमार्टम करेंगे क्वेश्चंस का, बेसिक से लेकर के एडवांस तक। ठीक है, क्वेश्चंस करने में मजा आएगा आप लोग को, बस पेशेंस बना करके रखना। क्लास थोड़ी लंबी चलेगी, बट हाँ डेफिनेटली आप लोग को जो है वो मजा आने वाला है। राइट, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा आज का। क्वेश्चन आप लोग रीड करेंगे अच्छे से। यहाँ पे बोला, इफ द लिक्विड लिमिट एंड द प्लास्टिक लिमिट ऑफ फाइन ग्रेन सोइल आर 45% एंड 32% रेस्पेक्टिवली। यानी कि उसने क्वेश्चंस में हमको दो चीजें दी हुई हैं। एक तो लिक्विड लिमिट की बात करी है और एक उसने प्लास्टिक लिमिट की बात करी है। लिक्विड लिमिट बोला है कि 45% है, और सर यहाँ पे हमारे पास बोला है प्लास्टिक लिमिट जो है वो हमारे पास 32% है। इसने बोला है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ सोइल एज पर द क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग आप लोग को बताना है कि कौन सी सोइल होगी। अब यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। सर दो चीजें हमें दी हुई हैं दिमाग में, पहला क्वेश्चन तो यही आएगा, सर लिक्विड लिमिट दी है, प्लास्टिक लिमिट दी है, अब हम कैसे बताएं किस टाइप की सोइल है। और कुछ को तो ऑप्शन ही पढ़ के समझ नहीं आ रहा होगा। तो सबसे पहले इस आई का, एम का, इन सब का मतलब समझ लो आप लोग। M4 जो होता है वो आप लोग के पास होता है सर सिल्ट। ठीक है, C4 जो होता है आप लोग का वो होता है सर किले। ये आपको ध्यान रखना है। दो ही चीजें दी हुई हैं, बाकी अगर यहाँ पे आप लोग का सिल्ट की बात करें, किले की बात करें, या फिर एक और चीज हमारे पास होती है, अगर मैं बात करूँ आप लोगों से ऑर्गेनिक सॉइल की। ठीक है, तो अगर आप लोगों से ओ दिया होता तो इसका मतलब हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक सॉइल की बात करता। तो ये तीन चीजें आप लोग सबसे पहले अपना क्लियर कर लीजिए। फिर यहाँ पे इनके साथ आप लोग को एच, आई और एल दिखाई दे रहा होगा, तो इसका मतलब भी आप लोग समझ लो। अगर एल है तो इसका मतलब है वो लो कंप्रेसिबिलिटी को बता रहा है। आई है तो इसका मतलब वो इंटरमीडिएट को बता रहा है कि सोइल जो है मेरे पास वो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल है। ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ कि मीडियम कंप्रेसिबल है मेरे पास। ठीक है, और एच है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास जो सोइल है वो हाई कंप्रेसिबल है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ आया। अब दो चीजें मुझे दी हुई हैं, सर मैं कैसे बताऊं। तो मेरे पास जो होता है ना, एक क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अपना इंडियन सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ISSCS। ये होता है इंडियन स्टैंडर्ड सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अगर इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो सोइल को दो कैटेगरी में हमने डिवाइड करा है, एक फाइन सोइल और एक हमारे पास आया कोर्स सोइल। राइट, अब सर यहाँ पे फाइन और कोर्स की अगर हम लोग बात करें तो फाइन को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। अपना जो फाइन सोइल होती है हमारे पास वो सिल्ट है या किले है। वैसे ही अगर हम कोर्स सोइल की बात करें तो उसको क्लासिफाई करते हैं हम लोग सैंड है या फिर हमारे पास ग्रेवल है। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन हुआ। अब सर जो हमारे पास कोर्स है इसको सैंड कब बोलेंगे और ग्रेवल कब बोलेंगे, हम जो है फाइन से पहले कोर्स की बात करते हैं। तो हमारे पास एक पैरामीटर होता है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, जो कि हमारे पास होता है सर D60/D10। अब यहाँ पे D60/D10 की बात करें तो हमारे पास ये वो सीव का साइज होता है जिससे 60% पार्टिकल फाइनर होते हैं, और डी जो होता है D10, ये वो हमारे पास सीव का साइज होता है जिससे 10% पार्टिकल जो होते हैं वो फाइनर होते हैं। याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है डी टेन को कई बार हम लोग इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल भी बोलते हैं। इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल, ये भी आप लोगों से जो है वो पूछा जाता है, या न्यूमेरिकल में मेंशन होता है इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल। तो जब हम किसी भी कोर्स सॉइल के लिए D60/D10 को सोल्व करते हैं और सोल्व करने के बाद ये कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की वैल्यू मेरे पास जो है वो ग्रेटर देन 6 आती है, तो ये वैल्यू मेरे पास रिप्रेजेंट करती है कि जो सोइल होगी मेरे पास वो क्या होगी सर, सैंड। वहीं पर ये CU की वैल्यू अगर सर मेरे पास ग्रेटर देन 4 आती है तो मेरे पास जो सोइल होगी वो क्या हो जाएगी सर, ग्रेवल। याद रखने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, ये 6 है और ये सैंड है, तो S4 सैंड हो जाता है, S4 ही हमारे पास जो है वो 6 हो जाता है। और ग्रेवल के लिए हम लोग याद रखेंगे अपना कि हमारी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ग्रेटर देन 4 होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये तो मैंने बताया कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। एक और होता है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। ये भी हमारे पास जो होता है रिप्रेजेंट, इसकी जो वैल्यू रहती है आप लोग की 1 से लेकर के 3 तक रहती है। ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी, कई बार आप लोग को इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वैल्यू, तो ये आपको ध्यान रखना कि कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जो होता है, ये आप लोग का जो है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ये पार्टिकल के साइज के बारे में बताता है, जबकि जो कर्वेचर है वो आप लोग को कैसा बताता है, शेप के बारे में बताता है। तो ये दो पॉइंट भी आप लोग को ध्यान रखने। यहाँ से जितने भी पॉइंट मैं आप लोग को बताऊंगा सब के सब जो है किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे। तो ये तो हो गया कोर्स सॉइल क्लासिफिकेशन। अब हम लोग बात करें अपना फाइन सॉइल क्लासिफिकेशन की। ठीक है,
भाई इरेज़ करते रहेंगे, आप चाहो तो नोट करते रहना जो पॉइंट आप लोगों को नया लगे, राइट? तो फाइन सॉइल क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें, तो हमारे पास एक ये चार्ट निकल के आता है जिससे हम लोग अपना फाइन सॉइल को क्लासिफाई करते हैं। अब समझो ये है क्या? पहले इस चार्ट को समझ लो, ठीक है भाई? एक तरफ हमारे पास होता है लिक्विड लिमिट, ठीक है? और एक तरफ हमारे पास होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है? एक वर्टिकल जो हमारी एक्सिस होती है उस पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स लेते हैं और ये हमारे पास जो है वो लिक्विड लिमिट लेते हैं। अब ध्यान रखना हम लोग इसको अपना 3 जगह क्लासिफाई करते हैं। 3 सेक्शन इसके लेते हैं। तो अगर लिक्विड लिमिट मेरे पास 35% है, लिक्विड लिमिट अगर मेरे पास 50% है या 50% से ज़्यादा है, तो 3 सेक्शन बने यहाँ पे। लिक्विड लिमिट 50% 35% से कम होगी, लिक्विड लिमिट मेरे पास 35 और 50 के बीच होगी, या फिर लिक्विड लिमिट जो है मेरे पास वो 50 से ज़्यादा होगी। अब ये किस चीज़ को बताएगा? अगर लिक्विड लिमिट मेरे पास 35% से कम है किसी भी फाइन सॉइल के लिए, तो वो सॉइल मेरे पास कैसी होगी? लो कंप्रेसिबल होगी। और अगर 35 से 50 के बीच है, तो वो सॉइल कैसी होगी मेरे पास? मीडियम कंप्रेसिबल होगी। और अगर लिक्विड लिमिट मेरे पास 50% से ज़्यादा है, तो वो मेरे पास सॉइल कैसी होगी? हाई कंप्रेसिबल होगी। तो आपको पता चला होगा कि कंप्रेसिबिलिटी हमारी लिक्विड लिमिट एक्चुअली में होता क्या है? जो लिक्विड लिमिट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंप्रेसिबिलिटी के। जो लिक्विड लिमिट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंप्रेसिबिलिटी के। तो लिक्विड लिमिट ही मुझे कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बताती है। तो लो है, मीडियम है या फिर हाई है, इतना आप लोग को जो है वो समझ आया होगा। अब लो को मैंने बताया था किससे रिप्रेजेंट करेंगे सर? एल से। मीडियम है तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? मीडियम कह दो या इंटरमीडिएट कह दो। और हाई है तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास एक बाउंड्री लाइन होती है, यहाँ से एक मेरे पास बाउंड्री लाइन जाती है जिसको मैं बोलता हूँ ए लाइन। जिसको मैं क्या बोलता हूँ? ए लाइन, ठीक है। अब ये जो ए लाइन है इसकी मेरी प्रॉपर एक इक्वेशन होती है, अभी हम लोग उसकी बात करेंगे। अब ध्यान रखना ये जो ए लाइन है, जो बाउंड्री लाइन है, ये बताएगी मेरी अगर सोइल मेरी इससे ऊपर है, सोइल मेरी अगर इससे ऊपर है, तो ऊपर याद रखना क्ले को रिप्रेजेंट करेगी, और सोइल अगर इससे नीचे है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? मेरी सिल्ट को रिप्रेजेंट करेगी। तो जो मेरे पास ए लाइन है इससे ऊपर अगर वैल्यू आती है तो वो क्ले होगी, और इससे नीचे अगर वैल्यू आती है तो मेरे पास क्या होगी सर? वो सिल्ट होगी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी ए लाइन की? तो ए लाइन की मेरे पास एक इक्वेशन होती है, यहाँ पे मैंने लिख के दी हुई है आप लोग को। ए लाइन की जो इक्वेशन मेरे पास होती है एक्चुअली में, यहाँ पे देख लो, प्लास्टिसिटी इंडेक्स की इक्वेशन होती है 0.73, ठीक है, टाइम्स लिक्विड लिमिट माइनस के 20। ये वैल्यू मेरे पास होती है प्लास्टिसिटी इंडेक्स की। प्लास्टिसिटी इंडेक्स की ये वैल्यू है, और किसके लिए है? ए लाइन के लिए। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ? अब सुनो भाई, अब यहाँ पे मेरे पास क्या होता है? जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है इसकी दो हम रेंज कंसीडर करते हैं। एक रेंज सपोज मैंने ये कंसीडर करी, ठीक है, और दूसरी रेंज मैंने ये कंसीडर करी। ये मैं कंसीडर करता हूँ 4% पे, और ये कंसीडर करता हूँ मैं 7% पे, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है सर? 4 और 7%, ये तो आपने बता दिया कि ए लाइन से इक्वल है, ए लाइन से ऊपर है तो क्ले होगी, ए लाइन से नीचे है तो मेरे पास क्या होगी सर? सिल्ट होगी। अब ध्यान रखना, अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू 4 और 7 के बीच लाई करती है, ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास जो वैल्यू है आईपी की, प्लास्टिसिटी इंडेक्स की, अगर वो 4 और 7 के बीच लाई करती है, तो मैं यहाँ पे डुअल साइन यूज करता हूँ। डुअल साइन मतलब वो मेरे पास जो सोइल होगी ना वो मिक्स्ड सोइल होगी। मिक्स्ड का मतलब क्या है सर? मैंने क्या बताया? ऊपर क्या होगी? क्ले, नीचे क्या होगी? सिल्ट। लेकिन अगर इसके बीच वैल्यू आ जाती है तो वो क्ले और सिल्ट का मिक्सचर होगा। तो वो जो रहने वाली है यहाँ पे सोइल, वो मेरे पास मिक्स रहने वाली है। तो याद रखना यहाँ पे क्ले और सिल्ट जो है वो दोनों एक साथ आएंगी अगर इस बीच में कोई वैल्यू आती है तो। इतना आप लोगों को समझ आई गया? तो ये आपको समझ आई गया कि यहाँ पे लो होगा, मीडियम होगा, यहाँ पे हाई होगा, इससे ऊपर क्ले होगी और इससे ऊपर सिल्ट होगी। अब अगर मैं आप लोगों से कहूँ, ध्यान से देखना जरा इधर, जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। भाई इस ए लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना, यहाँ से ले लेना, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि यहाँ पे मेरे पास किले होगी, यहाँ पे भी किले होगी, यहाँ पे भी किले होगी, आपसे बोलूँ मैं यहाँ पे सिल्ट होगी सर, यहाँ पे सिल्ट होगी और यहाँ पे भी सिल्ट होगी, क्यों? क्योंकि आपने बोला ए लाइन से नीचे सिल्ट होती है, ए लाइन से ऊपर किले होती है, तो बिल्कुल ठीक है सर। ऊपर किले बना दी, नीचे हमने क्या बना दी? सिल्ट। अब याद रखना ये कौन से जोन के अंदर आ रही है? तो ये लो कंप्रेसिबिलिटी के अंदर आ रही है, तो यहाँ लो कंप्रेसिबिलिटी किले हो जाएगी और यहाँ पे लो कंप्रेसिबल सिल्ट हो जाएगी। ये इंटरमीडिएट के अंदर आ रही है तो यहाँ पे इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले हो जाएगी और यहाँ पे इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सिल्ट हो जाएगी। और यहाँ पे हाई में आ रही है तो यहाँ पे हाई कंप्रेसिबल क्ले हो जाएगी और यहाँ पे हाई कंप्रेसिबल क्या हो जाएगी? मेरे पास सिल्ट हो जाएगी। तो बहुत इजीली जो है वो आप लोग जज कर पाओगे, देख पाओगे कि किस टाइप की हमारे पास सोइल है। ठीक है, तो इतना आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है वो पता करेंगे अपना सोइल का। ठीक है।
पहले देखो, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, लिक्विड लिमिट गिवन है और साथ में हमारे पास क्या है, प्लास्टिक जो उसकी प्लास्टिक लिमिट है वो हमको गिवन है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो जरा, लिक्विड लिमिट जो है मेरे पास, जो क्वेश्चन में गिवन है वो 45% है। अगर लिक्विड लिमिट 45% है तो मेरे पास ये 50% से कम है। आप कहोगे हाँ सर, और अगर वैल्यू सर 50% से कम होती है तो सोइल मेरे पास कैसी होती है। देखो यहाँ पे देखो, अभी जो मैंने आप लोगों को चार्ट बना के दिखाया, वैल्यू अगर 55% से कम है और 35 से ज़्यादा है, तो फिर 35 से तो ज़्यादा है और 50 से कम है, यहाँ पे चेक करो, 35 से ज़्यादा है, 35 से ज़्यादा है 45, और साथ में क्या है हमारे पास 50 से कम है। तो ये जो मेरे पास वैल्यू होगी ये किसको बताएगी, ये मेरे पास बताएगी इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल को। तो ये तो हमें पता चल गया कि सर जो मेरे पास सोइल रहने वाली वो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल रहने वाली। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को तो मैं ऐसे ही देख करके हटा सकता था कि ये दो ऑप्शन तो होंगे नहीं। अब मुझे चेक करना है क्ले होगी या सिल्ट। अब इसके लिए मैं क्या करूं सर, तो क्ले होगी या सिल्ट होगी, इसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा अपना ए लाइन से ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। अब इसके लिए मैं क्या करूं, तो सबसे पहले मैं ए लाइन की इक्वेशन निकालूंगा अपना, ठीक है। तो देखो जरा, इसको मैं अब आई थिंक इसको मैं इरेज कर देता हूँ, है ना, ये आपको समझ आ गया होगा क्योंकि मैंने उधर भी बनाया हुआ है इसको। तो देखो मेरे भाई, ए लाइन की जो इक्वेशन होती है, ए लाइन की इक्वेशन होती है मेरे पास 0.73 लिक्विड लिमिट माइनस के 20, ठीक है। अब 0.73 लिक्विड लिमिट कितनी है मेरे पास सर, 45 माइनस के 20। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास आईपी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे पास सर 18.25%। तो 18.25% मेरे पास आ गई इसकी ए लाइन की वैल्यू। तो ए लाइन की वैल्यू आई 18.25%, ठीक है। ये तो मैंने ए लाइन की वैल्यू निकाली। लेकिन अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को वैल्यू निकालनी है अपनी सोइल के लिए। तो जब मैं सोइल के लिए सोल्व करूंगा अपना, ध्यान से देखो, जब मैं सोइल के लिए, ठीक है, आईपी की वैल्यू मैं किसके लिए निकाल रहा हूँ, सोइल के लिए, क्योंकि मुझे सोइल देखनी है ना अपनी कहाँ पे लाई कर रही। तो सोइल के लिए वैल्यू हो जाएगी लिक्विड लिमिट माइनस के प्लास्टिक लिमिट। तो लिक्विड लिमिट मेरे पास कितनी है, तो लिक्विड लिमिट है सर मेरे पास 45% माइनस के, प्लास्टिक लिमिट कितनी है सर 32%। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, और 4 में से 3 जाएगा तो 1, तो कितना आया 13%। तो वैल्यू कितनी आई मेरी, जो सोइल आई, सोइल की जो आईपी की वैल्यू आई है वो कितनी आई 13%। अब मुझे खुद बताओ, जो 13% वैल्यू आई है, ये है हमारे पास 18.25%। जो 13% वैल्यू आई है वो इससे ऊपर होगी या इससे नीचे होगी। तो आप कहोगे ऑब्वियस सी बात है सर, ये 18.25% है, तो 13% हमारे पास नीचे ही रहने वाली है। तो 13% नीचे रहने वाली है, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ एक्चुअली में, जो आईपी हमने निकाला है सोइल का, वो हमारे पास कम आया है आईपी ऑफ ए लाइन का, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया ए लाइन से नीचे क्या होती है, सिल्ट होती है। तो ये तो हम पहले ही पता कर चुके हैं कि हमारा ऑप्शन ए और बी तो है नहीं, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, हमारे पास इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल हमारे पास है। ये तो हम पहले ही देख चुके हैं। और सोइल हमारे पास कौन सी रहने वाली, सिल्ट रहने वाली। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो टाइम तो लगा होगा, बट अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आता है तो आप इजीली जो है उस क्वेश्चन को बना लोगे। तो मैं इसका एक बार आपको छोटा सा इसका प्रोसीजर बता देता हूँ कि हमने करा क्या है। इसको मैं समराइज कर देता हूँ। देखो, हमने ना दो चीजें करी हैं। एक हमने सोल्व करा है सोइल के लिए, और एक हमने सोल्व करा है ए लाइन के लिए, ठीक है। अब ये जो ए लाइन है, इससे ऊपर अगर वैल्यू आती है मेरे पास तो क्या रहेगा, किले, और इससे नीचे अगर वैल्यू आती है तो मेरे पास क्या रहेगी, सिल्ट, ठीक है। अब ए लाइन के लिए आईपी की वैल्यू कैसे निकालता हूँ, तो 0.73 लिक्विड लिमिट माइनस के 20, इससे मैं वैल्यू जो है अपनी वो निकाल लेता हूँ, राइट। वैसे ही अगर मैं सोइल के लिए जब बात करूंगा तो सोइल के लिए मैं आईपी की वैल्यू निकालता हूँ अपना लिक्विड लिमिट माइनस के प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। इसको मैं अपना प्लास्टिसिटी इंडेक्स बोलता हूँ। ये आई होप आप लोग को पता होगा। इसको हम लोग प्लास्टिसिटी इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास प्लास्टिसिटी इंडेक्स हो जाता है। यहाँ से मैं वैल्यू निकालूंगा, ये जो वैल्यू निकालूंगा इसको कंपेयर करूंगा इसके साथ, तो कंपेयर करूंगा इसके साथ। कंपेयर करने पर अगर वैल्यू इससे ज्यादा आई तो ऊपर किले में चली जाएगी, नीचे आई तो हमारे पास सिल्ट में चली जाएगी, ठीक है। अब मैंने निकाला कंप्रेसिबिलिटी, मैंने बताया लिक्विड लिमिट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कंप्रेसिबिलिटी के, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। अब सर लिक्विड लिमिट अगर कंप्रेसिबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैंने यहाँ पे 3 रेंज डिसाइड करी, एक 35% की और एक मैंने 50% की, 3 जोन बनाए, 1, 2 और 3। तो ध्यान क्या रखना है भाई, आपने, आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, अगर लिक्विड लिमिट की वैल्यू 35% से ज्यादा है सोइल की, तो वो मेरे पास जो सोइल होगी वो लो कंप्रेसिबल होगी। और अगर वैल्यू मेरे भाई लिक्विड लिमिट की 35 और 50 के बीच है, तो जो सोइल रहेगी मेरे पास वो कैसी रहेगी,
मीडियम कंप्रेसिबल रहेगी, ठीक है। और अगर लिक्विड लिमिट की वैल्यू मेरी 50% से ज़्यादा है, तो मेरे पास जो सोइल रहेगी भाई, वो हाई कंप्रेसिबल रहेगी। तो कंप्रेसिबिलिटी इस तरीके से चेक करनी है, और साथ में आप लोग की सिल्ट है या किले, वो इस तरीके से चेक करनी है। तो बहुत इजीली जो है वो आप अपना क्वेश्चन बना लोगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा फाइन है या कोर्स है। कोर्स का क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल है इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं अपना फाइन सॉइल क्लासिफिकेशन की, तो उस समय मैं यूज करता हूँ अपना प्लास्टिसिटी चार्ट को। और जो प्लास्टिसिटी चार्ट है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है आप लोगों से कि सर ये किस किस के बीच बनाया जाता है, तो ये आप लोग का प्लास्टिक लिमिट और साथ में जो आप लोग की लिक्विड लिमिट होती है, इसके बीच आप लोग का जो है प्लॉट करा जाता है। ए लाइन से ऊपर जो होती है सर क्ले होती है, ए लाइन से नीचे जो रहती है वो आप लोग की सिल्ट रहती है, राइट। चलो भाई, पसंद आ रहा हो तो एक बार जरा वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। कमेंट भी करना और शेयर भी करना, ठीक है, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत मैटर करता है। आपका फीडबैक जो है वो बहुत मैटर करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। एकदम अच्छे से पोस्टमार्टम कराया, आई होप आपको समझ तो आया होगा यार। फीडबैक जरूर देना। क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोल रहा है आप लोग का, अ वुडन इज बीइंग ड्राइवन विद अ ड्रॉप हैमर weighing 40 kilonewton and having a free fall of 2 meter. The penetration of the last blow is 15 mm. What will be the load carrying capacity of pile according to the engineering news formula? अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जाएंगे कि हमें पूछा क्या है सर। बाकी चीजें जो दी हैं उसको छोड़ो, सबसे पहले आप लोग को देखो एग्जाम में आप लोग का अप्रोच क्या होना चाहिए। देखो क्वेश्चन करने का सबसे बड़ा चीज होती है ना, उसको अप्रोच क्या है कि उसको करना कैसे। आप लोग लोड कैरिंग कैपेसिटी पूछी है, देखो यहाँ पे लोड कैरिंग कैपेसिटी पूछी। अगर आप लोग को फॉर्मूला आता है एग्जाम में लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालने का, तब तो इस क्वेश्चन पे टाइम दो। नहीं आता है तो स्किप करके आगे बढ़ जाओ। फिर आप डेटा जान के करोगे क्या, जब आपको लोड कैरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला ही नहीं आता तो फिर निकालोगे कैसे। अब फॉर्मूला भी अगर आता है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला आता है, आपको टरजागी वाला आता है या फिर आप लोग को इंजीनियरिंग न्यूज फॉर्मूला आता है, कौन सा आता है वो भी मैटर करता है। क्योंकि उसने इंजीनियरिंग न्यूज फॉर्मूले से पूछा है, तो आपको ये फॉर्मूला आना जरूरी है। अगर ये फॉर्मूला आता है तब फिर क्वेश्चन को आप अप्रोच करना शुरू करो, ठीक है। वरना मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले दिया हुआ है उसके बाद करना। भाई आप सब कुछ अगर लिख भी लोगे गिवन डेटा, तो टाइम वेस्ट हो रहा है आपको, आपको यही नहीं पता कि फॉर्मूला क्या है, तो फिर आप कैसे करोगे ना। तो पहले फॉर्मूला रिकॉल कर लो कि जो पूछा है वो क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग डेटा के अकॉर्डिंग जो है वो जाएंगे। तो पहले इंजीनियरिंग न्यूज फॉर्मूला की अगर हम लोग बात करें, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जिसकी हेल्प से हम लोग अपना जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है या लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है उसको हम लोग निकालते हैं। तो फॉर्मूला जो है हमारे पास वो क्या है, क्यू यू इज इक्वल टू डब्ल्यू एच अपॉन एस प्लस सी, ठीक है। याद करने का तरीका मतलब थोड़ा सा मैंने तो याद किया हुआ है। जो क्वीन है ना, क्वीन जो रानी है, ठीक है, वो कैसी है भाई, वाइट। वाइट एकदम उसकी जो वाइट है वो एकदम स्किन चार्म जो है, कह सकते हो कि वो जो क्वीन है वो एकदम वाइट है। और उसकी जो स्किन है बिल्कुल एकदम चार्म है ना, ऐसा करके जो है वो याद करा हुआ है वो। बाकी मैंने आप लोगों को जो है जो ट्रिक वाला बैच है उसमें बहुत सारे फॉर्मूले इसी तरीके से याद कराए हुए हैं। तो ये उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, तो वो आप जो है देख सकते हो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके। अब यहाँ पे डब्लू क्या है, तो डब्लू हमारे पास वेट है, जो हैमर का वेट है। क्या क्वेश्चन में गिवन है कि सर हैमर है, हैमर का वेट हमें गिवन है कि 40 किलो न्यूटन का है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, चलो अभी बात करेंगे उसके बारे में। पहले ये देखो एच जो है हमें क्या गिवन है सर, हाइट। हाइट होती है कितनी, हाइट से हम लोग फॉल करा रहे हैं, तो वो भी क्वेश्चन में हमको गिवन है, बिल्कुल गिवन है सर, ठीक है। इसके बाद एस क्या होता है, तो एस हमारे पास जो होता है ना, वो होता है कि हमारा कितना पेनिट्रेशन हुआ है। तो कितना पेनिट्रेशन हुआ है हमारे पास, जो हमारे पास एस है वो पेनिट्रेशन क्वेश्चन में कितना गिवन है, 15 mm का। तो 15 mm का हमारे पास जो पेनिट्रेशन हुआ है। अब बात आती है सर सी की। सी क्या है, तो सी मेरे भाई सी होता है कांस्टेंट यहाँ पर। अब ये जो कांस्टेंट है ना, ये भी बहुत मैटर करता है। ये जो कांस्टेंट है ना, ये भी हमारे पास ड्रॉप एक्टिंग हैमर के लिए अलग होता है और सिंगल एक्टिंग हैमर के लिए अलग होता है। अगर मैं आप लोगों से सिंपल बोलूं, जो ये सी है ना, इस सी की वैल्यू हैमर के ऊपर डिपेंड करती है कि किस टाइप का हैमर है। अगर ड्रॉप हैमर है तो 2.5 लेंगे, और अगर सिंगल एक्टिंग हैमर है तो 0.25 सेंटीमीटर लेंगे। वैल्यू देखना सेम है, बस पॉइंट का अंतर है, 2.5 सेंटीमीटर और 0.25 सेंटीमीटर। गलती मत करना। क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में सर साफ साफ मेंशन है कि हमारे पास कौन सा हैमर है, ड्रॉप हैमर है। तो ड्रॉप हैमर है तो सी की वैल्यू हमको कितनी लेनी है, 2.5 सेंटीमीटर। क्या सारी वैल्यू हमको मिल चुकी है, डब्लू मिल चुका है, डब्लू एच और एस और ये सारी चीज़ें हमको मिल चुकी हैं। तो यहाँ से हम लोग अल्टीमेट कैरिंग कैपेसिटी अपनी निकालते हैं, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, सॉल्यूशन पे आते हैं ना। तो सारी वैल्यू रखेंगे हम लोग, किलो न्यूटन में हम लोगों ने रखी। अच्छा ये और ध्यान रखना,
ये मैं भूल गया। ये जो हाइट होती है ना, ये भी आप लोग की सेंटीमीटर में होती है, ठीक है? जो हाइट यहाँ पे मीटर में दी हुई है, इसको भी हम लोग अपना सेंटीमीटर में पुट करते हैं। तो फॉर्मूला तक क्या था, Q इज इक्वल टू डब्ल्यू एच अपॉन एस प्लस सी। तो डब्ल्यू कितना था सर, 40 किलो न्यूटन। एच कितना था सर मेरे पास, 2 मीटर था, तो 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। एस कितना गिवन है मेरे पास, तो एस मेरे पास सर 15 mm था, तो मैं जब सेंटीमीटर में करूंगा तो 1.5 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये आता होगा, बहुत सिंपल सा है। 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं आप लोग के, 10 mm होते हैं। तो जब 1 mm में निकालूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 1/10 सेंटीमीटर। और जब 15 mm में निकालूंगा तो कितना हो जाएगा सर, 15/10, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर, ये मेरे पास हो जाएगा। तो 1.5 सेंटीमीटर। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है कि हमारे पास ड्रॉप हैमर है, तो ड्रॉप हैमर के लिए मैं सी की वैल्यू कितना लूंगा सर, 2.5। जब इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू निकल के आएगी 200 किलो न्यूटन पर मीटर। 200 किलो न्यूटन, ठीक है? कितनी आएगी मेरे पास वैल्यू निकल करके, 2000 किलो न्यूटन, सॉरी 200, 2000, ठीक है? तो 2000 जब इसको आप वैल्यू को सोल्व करोगे, ये आ जाएगा। अब अगर हम आए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे हमें कोई भी वैल्यू जो है वो 2000 नहीं गिवन है, तो यहाँ पर आकर के तो हम फंस जाते हैं, क्योंकि उसने बोला व्हाट विल बी द लोड कैरिंग कैपेसिटी। बस उसने तो बोल दिया कि लोड कैरिंग कैपेसिटी बताओ कितनी होगी, और हमारा आंसर आया 2000, जो कि हमारा ऑप्शन में ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमें थोड़ा सा दिमाग और लगाना है, वो हमें यहाँ पे फंसाता है। एक्चुअली में उसने सेफ लोड की बात करी है, उसने क्या पूछा है, सेफ लोड। और ध्यान रखना, जब भी वो सेफ लोड की बात करेगा तो हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मैं बता रहा हूँ आपको, पाइल के केस में हम लोग कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं, 6। ध्यान रखिएगा, ये फिक्स है, वैल्यू याद होनी चाहिए आप लोग को। तो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेके चलेंगे, अपना 6। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास वैल्यू, 333 वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, जो कि मेरे पास कौन से ऑप्शन में लाई कर रहा है, जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर डी में लाई कर रहा है। ठीक है, तो इजीली हम लोग जो है इस तरीके से अपना क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट आ जाओ भाई। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, थर्ड क्वेश्चन है, अगेन इंपॉर्टेंट। देखो क्वेश्चन जितने भी है ना, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, और सारे ही क्वेश्चन आप लोग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए हैं कि कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन देख लो पहले कितनी बार आया हुआ है। क्वेश्चन में बोला अ ड्राई सोइल हैज अ मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.40। अब देखो, एक होता है सिंपल सर, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया उसने, एक उसके आगे मास लगा दिया, तो क्या इसका मतलब चेंज हो गया क्या, बिल्कुल हो गया। ऐसे ही उसने फालतू में नहीं दे दिया है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग होता है, राइट? तो यहाँ पर उसने क्या बोला है, अ ड्राई सोइल हैज अ मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.40 इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड, और सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 2.8 है, देन द वॉइड रेशियो विल बी। अब वॉइड रेशियो कितना होगा, अब आपको कुछ नहीं आता है, आप तो बस क्वेश्चन में सोचो कि हमको क्या गिवन है सर, हमको मास स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, 1.40, हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड है 2.8। अब हमसे वॉइड रेशियो पूछा है, तो अब वॉइड रेशियो पूछा है, तो ऐसा डायरेक्ट वॉइड रेशियो का कोई फॉर्मूला होता है क्या, जिसमें हमारे मास स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड आए, नहीं। तो आप सोचो कि मास स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला कितना होता है सर, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर सॉलिड स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि अगर सिंपल आप स्पेसिफिक ग्रेविटी पे जाओगे तो क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर, वो तो सर ये हो गया। अब इसमें तो कहीं वॉइड रेशियो मेरा आ ही नहीं रहा, तो अब मैं क्या करूं, तो मुझे क्या है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई 1 प्लस के ई। अगर ये फॉर्मूला आप लोग को आता है तो तुरंत आपके दिमाग में लिंक करेगा कि सर मास स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें गिवन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड भी गिवन है, और हमसे वॉइड रेशियो पूछा है, तो क्या मैं इस फॉर्मूले का यूज करके नहीं निकाल सकता क्या, तो बिल्कुल भाई हम इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं ना। तो सिंपल सारी वैल्यू रखेंगे, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू होगी 1.40, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड की वैल्यू होगी 2.8, और नीचे 1 प्लस ई है, तो मैं सर ई की वैल्यू जब यहाँ से सोल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू हो जाएगी 1, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पे भी इन्होंने दिया हुआ है सोल्व करके। बाकी आपको ये तो पता ही होगा कि जो चलो इसको मैं अभी आगे आने वाले क्वेश्चन में कवर करूँगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ, द टोटल सेटलमेंट ऑफ अ कंप्रेसिव सोइल स्ट्रेटम 2 मीटर डीप एंड हैविंग अ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी ऑफ 0.04 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम अंडर द प्रेशर इंक्रीमेंट ऑफ 3 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी। हमसे क्वेश्चन में बोला कि आप टोटल सेटलमेंट बता दो मुझे कितना होगा कंप्रेसिव सोइल का, अगर मैं 2 मीटर नीचे चेक कर रहा हूँ। क्या कहना चाह रहा है वो, ये मेरे पास सोइल थी, ठीक है सर,
इसके ऊपर मैंने एक लोड लगाया, जो प्रेशर अपना बढ़ाया है इसके ऊपर, वो कितना बढ़ाया है, प्रेशर मैंने इंक्रीज करा है 3 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो मुझे ये बताओ कि 2 मीटर नीचे में जो है कितना जो है वो सेटलमेंट देखूंगा, टोटल सेटलमेंट मुझे बताना है। अगर ये 2 मीटर की जो सोइल है, जो सोइल का स्ट्रेटा है, जो सोइल मैंने ली है, जो सोइल की थिकनेस है वो मेरे पास 2 मीटर की है, इतना लोड मैंने लगाया, तो कितना सेटल हो जाएगी, कितना सेटलमेंट उसके अंदर होगा, ये आपको बताना है। और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी आप लोग को दे रखा है। बस इतना ही क्वेश्चन में सफिशिएंट है क्वेश्चन को लिंक करने के लिए कि कैसे हमको उसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में 2-3 फॉर्मूले बड़े ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बनता ही पूछता है। एक कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, एक कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, और एक कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। इन दोनों के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं अपना, है ना, क्योंकि क्वेश्चन हमारा कंसोलिडेशन वाले चैप्टर से है, और आई होप आपको पता होगा कि इन पे फॉर्मूलों पे कितने क्वेश्चन जो है वो फ्रेम होते हैं। तो क्या-क्या गिवन है? सॉइल की डेप्थ पता है कितनी है? 2 मीटर है। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी पता है कितना है? और जो स्ट्रेस या प्रेशर हमने चेंज करा है वो कितना है? 3 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी कितना होता है सर? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी होता है मेरे पास, देखो ये भी कुछ नया नहीं है भाई। अगर मैं थोड़ा-सा और डीप में जाऊँ ना, तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी कुछ और नहीं है, बल्कि ये बल्क मॉडुलस ही है। आप कहोगे क्या कह रहे हैं सर? बिल्कुल भाई, ये बल्क मॉडुलस ही है, बस हमको तोड़ के पढ़ने की ज़रूरत होती है। बल्क मॉडुलस क्या होता है? के क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपॉन चेंज इन प्रेशर, यही तो होता है ना? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपॉन चेंज इन प्रेशर। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी है वो भी तो यही है, चेंज इन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपॉन इफेक्टिव स्ट्रेस। यहाँ पे हम लोग प्रेशर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग स्ट्रेस लेते हैं, यहाँ पे भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, यहाँ पे भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। बस यहाँ पे प्रेशर होता है, यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम जो कंप्रेसिबिलिटी आएगा वो कितना आएगा सर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिवाइडेड बाई मेरे पास आ जाएगा सर इफेक्टिव स्ट्रेस। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मेरे पास होती है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम और डिवाइडेड बाई इफेक्टिव स्ट्रेस। अब यहाँ पे आपको दिमाग थोड़ा सा दौड़ाना है, क्या, जब मैंने सोइल का स्ट्रेटा लिया है, ध्यान से देखो भाई, जब मैंने सोइल का स्ट्रेटा लिया है जिसकी हाइट जो है वो एच है, और जब मैं इसके ऊपर लोड लगाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है सर ये दबेगा। जब ये दबेगा तो एक बात बताओ, क्या इसका एरिया चेंज होगा क्या? अगर ये सोइल का इस तरीके से सोइल मास है, इसके ऊपर मैंने लगाया, तो क्या इसका एरिया चेंज होगा क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, एरिया कांस्टेंट रहेगा। जब आप लोड लगाओगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ इसकी डेप्थ चेंज होगी। तो आप मेरे को बोलोगे सर जो वॉल्यूम होता है ना, वो क्या होता है, तो वो आप बोलोगे सर एरिया इंटू चेंज इन डेप्थ। यही तो मेरे पास होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू डेप्थ। अगर मैं बात करूं इसका एरिया, तो वो मेरे पास ए है, और इसकी डेप्थ कितनी एच है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ए इंटू एच, यही तो वॉल्यूम हो जाएगा। तो अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालूं, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना है, ए इंटू डेल एच डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना है सर, ए इंटू एच। तो क्या यहाँ ए से ए कट जाएगा? तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूँ सर, जो मेरे पास चेंज इन वॉल्यूम था मैं उसको हाइट के टर्म में चेंज इन डेप्थ अपॉन ओरिजिनल डेप्थ डिवाइडेड बाय चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस नहीं कर सकता क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। क्या मैं इसको और सोल्व नहीं कर सकता क्या, डेल एच अपॉन एच इंटू इफेक्टिव स्ट्रेस नहीं कर सकता क्या? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी गिवन है, बिल्कुल गिवन है सर। चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस गिवन है, गिवन है सर। कितना प्रेशर हमने इंक्रीज करा है? क्या हमें एच गिवन है क्या सर? एच हमको गिवन है सर, कितना 2 मीटर है। क्या हम नहीं निकाल सकते कि सोइल कितना सेटल हुई होगी, कितना चेंज आया है इसकी डेप्थ में, नहीं निकाल सकते क्या डेल एच? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो भाई सारी वैल्यू रखो यहाँ पर, सारी वैल्यू रखो, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। इसको मैंने सोल्व किया है, ठीक है। तो डेल एच का फॉर्मूला ये आई है, इसकी वैल्यू रख दी, इसकी वैल्यू रख दी, एच मेरे पास इधर आ जाएगा, इसकी वैल्यू रख दी मैंने। अब यहाँ पर 2 मीटर था ना, तो सारी वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी थी, तो बस इतना ध्यान रखना। यहाँ देखो सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो मैंने इसको भी किस में कर लिया अपना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, राइट। तो वैल्यू रख के मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास कितना सेटलमेंट आएगा उसका, 24 सेंटीमीटर का मेरे पास सेटलमेंट आएगा, राइट। 24 सेंटीमीटर का, तो कौन सा ऑप्शन मेरे पास सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है मेरे पास वो सही आंसर हो जाएगा, राइट। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ से 2-3 चीज़ें हो रहे हैं, अभी पहले इसी को देख लो जो मैंने यहाँ पे बताया। तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी है वो क्या है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। अब चेंज इन वॉल्यूम कैसे है, इसको हम वॉइड रेशियो की टर्म में भी लिखते हैं। तो चेंज इन वॉल्यूम था मेरे पास, वो क्या था, आप कहोगे सॉरी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या था, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम को कैसे वॉइड रेशियो की टर्म में लिख सकते हैं, 1 प्लस के डेल ई, और जो टोटल वॉल्यूम है उसको कैसे लिखते हैं, 1 प्लस के ई।
अरे मेरे भाई, आपने थ्री फेज डायग्राम तो पढ़ा होगा ना सोइल का। तो थ्री फेज डायग्राम में आप क्या करते हो, जो वॉइड होते हैं उसको ई मान लेते हो, और जो सोइल सॉलिड होता है उसको कितना मान लेते हो, वन। तो जो टोटल वॉल्यूम होता है वो कितना हो जाता है, वन प्लस ई हो जाता है ना। तो मैंने भी तो वही किया है, टोटल वॉल्यूम को वन प्लस ई लिखा है सिर्फ, ठीक है। और जो चेंज इन वॉल्यूम था, वॉल्यूम में चेंज कब आएगा, जब वॉइड में चेंज आएगा। तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होगी मेरे पास, वो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, ऐसा नहीं होगा क्या? ठीक है, वॉइड रेशियो की टर्म में अगर लिखना चाहूँ तो बस मैंने वही करा, इसको यहाँ पे लिखा। और जब इसको और सोल्व करा तो ये एक और फॉर्मूला आ जाता है। यहाँ पर आप लोगों से क्या कहेगा वो, आपको दे देगा इनिशियल और फाइनल कितना वॉइड है, तो चेंज इन वॉइड रेशियो निकाल लेना। यहाँ पे इनिशियल वाला रख देना, यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस आप लोगों को दे देगा, और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी आप लोगों से पूछ लेगा, या कुछ भी पूछ लेगा, जो वैल्यू आप लोगों को अननोन होगी वो वैल्यू पूछ लेगा। देखो जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बस इतने करके जाना, यहाँ से ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अगर बिलीव ना हो तो आप बना के देखो, क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन बना के देखो। जो मैं बता रहा हूँ ना, अगर मैंने कंसोलिडेशन वाला चैप्टर उठा लिया, तो वहां से जहां कहीं से भी न्यूमेरिकल फ्रेम हो सकता है या हुआ है, वो सारा आप लोग को सोल्व हो जाएगा, राइट। अब देखो भाई, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग अपना कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी पे। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, तो जो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी होता है उसको हम ए वी से लिखते हैं। ये क्या होता है हमारे पास, चेंज इन वॉइड रेशियो अपॉन चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। ध्यान दीजिएगा, चेंज इन वॉइड रेशियो अपॉन चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। तो वॉइड रेशियो की तो कोई यूनिट होती नहीं है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो उल्टा हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर पर न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, अब आता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं अपना, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन को हम लोग लिखते हैं सीवी से। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू सी वी एम वी गामा डब्ल्यू। मैंने ये याद करा हुआ है, तो यहाँ से सी वी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, के अपॉन एम वी गामा डब्ल्यू। के क्या हो जाएगा सर, परमेबिलिटी ऑफ सोइल हो जाएगा। गामा डब्ल्यू क्या हो जाएगा सर, यूनिट वेट ऑफ वाटर हो जाएगा। एम वी क्या हो जाएगा सर, अभी आपने बताया कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी हो जाएगा। सी वी क्या हो जाएगा सर, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी एक वैल्यू अननोन होगी, बाकी तीन वैल्यू नोन होंगी, तो हम लोग यहाँ से सॉर्ट आउट अपना कर लेंगे उसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक्चुअली में बोसीनेस्क का ही क्वेश्चन है। ठीक है, जो हमारे पास स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत कम पूछा जाता है, बट ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए सिर्फ मैं इसी को जो है वो लेकर के आया हूँ आप लोग के लिए। तो इसको देख लो क्या है क्वेश्चन में, क्या बोला आप लोगों से, बोला है अ कंसंट्रेटेड लोड 100 न्यूटन एक्ट्स वर्टिकली एट अ पॉइंट ऑन द सोइल सरफेस। सोइल सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे हमारे पास 100 टन का लोड जो है वो एक्ट कर रहा है। If the Boussinesq equation is applied for the computation of stress, then the ratio of vertical stress at the depth of 2 meter and 3 meter respectively below the point of application of load। सिंपल बोला है कि ग्राउंड सरफेस है, उस पे एक पॉइंट पे हमारे पास 100 टन का लोड लग रहा है, और आपको बताना है कि 2 मीटर और 3 मीटर पर जो स्ट्रेस आएंगी उनका रेशियो कितना होगा। रेशियो की बात करिए क्वेश्चन में, किसकी बात करिए, रेशियो की। तो आपको 2 मीटर पे निकालना है स्ट्रेसेस को, 3 मीटर पे निकालना है, और जो भी आएंगी उनको आप लोग डिवाइड कर देंगे, तो आपका रेशियो निकल के आ जाएगा। अब हम लोग बात करें बोसीनेस की, तो बोसीनेस की इक्वेशन तो होती है सर सिग्मा जेड 0.4775 0.4775 क्यू अपॉन जेड स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रेस तो हमको पता है, क्यू हमको लोड पता है, और जेड हमको डेप्थ। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्यू तो दोनों केस में सेम ही है ना, लोड तो दोनों केस में सेम ही है। अगर मैं इसको सॉर्ट आउट करूँ, देखो अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ 2 मीटर के लिए, 2 मीटर के लिए सोल्व करूंगा तो कितना आएगा, 0.4775, यहाँ पे आ जाएगा 100, और यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो एक वैल्यू यहाँ से आ जाएगी निकल के। 3 मीटर के लिए सोल्व करूंगा तो कितना आएगा, 0.4775 इंटू 100 अपॉन 3 का स्क्वायर, ये आएगा। अब दोनों का रेशियो लेना है तो डिवाइड कर दूंगा, तो ये वैल्यू कैंसिल, ये वैल्यू कैंसिल, 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 4, ये वैल्यू हो जाएगी। तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोग का, सही सोल्व किया है ना, ठीक तो है, 3 हो गया, और ये आप लोग का कितना हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। जब इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो कितना आएगा आप लोग का, तो भाई 4 दूनी 8, 2 के अप्रोक्स, तो यही आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्ट मैंने आप लोग को रिलेशन बना के दे दिया है। अगर आप लोग का लोड चेंज नहीं हो रहा है, तो डेप्थ चेंज हो रही है, तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो Q1 σ1 अपॉन σ2 इज इक्वल टू हो जाएगा Z2 अपॉन Z1 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से रिलेशन आ जाता है आप लोग का निकल के। तो
तो जो भी दिया होगा देख लेना। बाकी ये क्वेश्चंस बहुत बार आता है, गेट में भी, ईएससी में भी, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्पेशली यही क्वेश्चंस फ्रेम करता है, तो इसलिए मैं सिर्फ लेके आया हूँ। ये बनता है इस चैप्टर से। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो एक और क्वेश्चन होता है टेलर नंबर का, वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बट ध्यान रखिएगा, मोस्टली यही पूछा जाएगा यार आप लोगों से। और इस चैप्टर का करना चाहो तो ये कर लेना और एक टेलर नंबर कर लेना, बस ये 2 चीज़ें कर लेना। ठीक? चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। वैसे मेरे हिसाब से इतने ही रखते हैं क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा, फिर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है। बाकी मैं इसको कंटिन्यू करा दूंगा, जितने भी क्वेश्चंस हैं लगभग हैं 25-30 क्वेश्चन, तो वो करा दूंगा, तो आपका कंप्लीट सॉइल मैकेनिक्स जो है वो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है? तो थैंक यू सो मच, फीडबैक जरूर देना और वीडियो को लाइक कमेंट करना, शेयर करना। और बाकी ध्यान रखना भाई, अगर आपको मेरे साथ जुड़ करके जो है अपनी सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट करनी है, तो हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो आप, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो। काफ़ी मेहनत मैंने करी है, और ये देखो बहुत सारे आप लोग का क्वेश्चन है इसमें। तो मेरे साथ सारे कॉन्सेप्ट अपने जो है वो कॉन्सेप्ट कोर्स से क्लियर कर ही सकते हो आप। रिवीजन करना है, ट्रिक बेस्ड रिवीजन करना है, चीज़ें याद रख नहीं रहती हैं, मार्क्स कम आता है। 15 से 20 नंबर अगर फाइनली आप लोग को अपने जो है वो बढ़ाने हैं, तो सिविल मास्टरमाइंड कोर्स आप लोग को हेल्प करेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सुदर्शन बैच है ही। गुप्ता एंड गुप्ता बुक का सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी आप देख सकते हो। बाकी भाई आप लोग को वीआईपी सिविल गुरु का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे आप लोग को अवेलेबल करा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।